हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आरसी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोड दोनों में कॉमन है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि आज की वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि आप कैमरे के सामने सिलेबस को देख सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे, हमारा पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मोटर एंड जनरेटर। सबसे पहले चैप्टर हम जानेंगे कि हमारा मोटर और जनरेटर का परिचय को जानेंगे। सबसे उसके पहले देखते हैं कि डिफिनीशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर। मोटर और जनरेटर की परिभाषा को हम जानेंगे। और दूसरा हमारा टार्क डेवलपमेंट ड्यू टू एलिमेंट ऑफ टू फील्ड्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल। चलते हैं अपने वीडियो पर। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि जनरेटर की परिभाषा क्या होती है। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर जैसे कि आपको देख सकते हैं कि मेरे सामने, आपके सामने वीडियो में दिख रहा है कि वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है जनरेटर कहलाती है। कहने का मतलब है कि जो जनरेटर हमारा होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को लेता है और हमें आउटपुट के रूप में क्या देता है, विद्युत ऊर्जा को देता है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि जो इस जनरेटर का जो सिद्धांत है वहां पर दिखा है, ऊर्जा का यह रूपांतरण गति प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पादन के नियम पर आधारित है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में ग्रंथित होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो गति के रूप में दी गई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कहने का इसका मतलब यही है कि जब किसी कुंडली को, कोई कुंडली है, जब उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होते हैं उनके मान में चेंजेस होता है, जिससे कारण क्या होता है कि अगर सर्किट हमारा क्लोज लूप है तो या बंद परपथ है तो उसमें एक धारा पर प्रवाहित होती है और उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जो क्या करता है, जो हम यांत्रिक ऊर्जा को देते हैं वही हमारे आउटपुट के रूप में हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिलती है। इसका सिद्धांत यही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आया तब बोल सकते हैं सर नहीं समझ में आया। सीधी सीधी बातों बताएं क्यों। इसमें यही होता है कि हम कोई कुंडली है, मैग्नेटिक फील्ड घुमाए और फ्लक्स कटा, उसके बाद उसमें धारा प्रवाहित हुई, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा दी है, इस पर जनरेटर है हमारा। जनरेटर के बाद हमें इसको आउटपुट में क्या मिला, इलेक्ट्रिकल पावर मिल सकता है। कैसे सीधी सीधी बातों में यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल जो हमारा एक मैकेनिकल पावर होता है, उसे मैकेनिकल पावर जैसे कि हम जैसे जनरेटर होता है हैंडल मारते हैं, इसी प्रकार जनरेटर में बहुत बड़े पावर प्लांटों में वहाँ पर बिजली के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है, बहुत तमाम प्रकार से बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो इसी बात देखते हैं हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है। तो दोस्तों मेरी नेक्स्ट हेडिंग है मोटर की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ मोटर। मोटर क्या है? यह एक यांत्रिक रूपांतरण युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मोटर कहलाती है। कहने का सीधी सीधी बात है कि जो हमारा मोटर होता है वह वैद्युत ऊर्जा को क्या करती है कि मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है और उसे हम मोटर कहते हैं। सीधी सीधी बात हम कहेंगे, जो हमारा मोटर होता है वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर को लेती है और आउटपुट के रूप में हमें मैकेनिकल पावर को देती है। वैद्युत चुंबकीय नियम अनुसार जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति पर धारावाही कुंडली परिभ्रमण करने लगती है। कहने का यही मतलब है कि वैद्युत चुंबकीय नियम के अनुसार जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, वैद्युत चुंबकीय नियम के अनुसार जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य लगता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति पर धारावाही कुंडली परिभ्रमण करने लगती है। कहने की मतलब कि कोई धारावाही कुंडली है उसे चुंबकीय क्षेत्र पर रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, टॉर्क कार्य करता है, जिससे कारण क्या होती है, हमारी कुंडली उस क्षेत्र में घूमने लगती है। जैसा कि इसका ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर मोटर को देते हैं, मोटर हमें क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल पावर को देती है। इसके नेक्स्ट हेडिंग हमारी है दो चुंबकीय क्षेत्रों के अंसंरेख के कारण उत्पन्न बलागुण। तो हम जानेंगे कि दो चुंबकीय क्षेत्र के अंसंरेख के कारण, अंसंरेख का मतलब होता है तिरछी करने, मतलब कि असंरेख के कारण उत्पन्न बलागुण। ठीक है, तो देख सकते हैं कि दो चुंबकीय असंरेख के कारण उत्पन्न बलागुण की अवधारणा को समझने के लिए चित्र
के अनुसार दो चुंबक को इस प्रकार दर्शाया गया है कि इसमें एक चुंबक एक अस्थायी चुंबक है जिसके उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव क्रमशः N1 व S1 है। इस ध्रुवों के मध्य एक अन्य चुंबकीय छड़ रखी है। यह घूर्णी चुंबक है जो अपने केंद्र O पर घूमती है। कहने का मतलब कि अगर हम दो चुंबकीय आसर्य के कारण उत्पन्न बलागुण की अवधारणा को समझने के चित्र को समझेंगे, जिसमें क्या होता है कि उसमें यही होता है कि जैसा कि दिखा सकते हैं आपको, इसमें क्या होता है, दो चुंबक होता है, ठीक है। एक चुंबक हमारा अस्थायी चुंबक होता है, दूसरा हमारा घूर्णी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक का जो ध्रुव होता है वो N1 S1 होता है और उसके मध्य एक अन्य चुंबक छड़ रखा होता है जिसमें घूर्णी चुंबक कहने का मतलब घूमने वाला होता है जो अपने केंद्र O से मुक्त होता है। जैसा कि आपको हम डायग्राम दिखाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं डायग्राम को। ये देखिए डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा दो चुंबक है। पहला हमारा यही हमारा घूर्णी चुंबक है, ये हमारा दोनों N1 S1 जो ध्रुव है ये हमारे दोनों क्या है, ये दोनों हमारे अस्थायी चुंबक है। या जो S2 और N2 है जो हमारा है वो हमारा घूर्णी चुंबक है और इनकी लंबाई L है, इनके केंद्र दूरी R है, इधर दूरी R है, ठीक है। जिसे देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें क्या है कि इसमें दो चुंबक हैं N1 S1 है जिसके ध्रुव N1 S1 है और एक हमारा घूर्णी चुंबक है जिसके ध्रुव N2 S2 जो वो पर घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। आप डायग्राम समझ गए होंगे, तो आपको दिखा देना चाहते हैं उपरोक्त चित्र यदि दोनों चुंबक परस्पर संरेखित हो, कहने का मतलब है परस्पर संरेखित मतलब है कि दोनों सेम पर सीधे सीधे हो, एक मतलब सीधे सीधे हो संरेखित तो उसमें किसी भी प्रकार का बलागुण उत्पन्न नहीं होगा। कहने का मतलब कि जब हमारे दोनों चुंबक एक ही दिशा में होंगे, उनका मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में होगा, तो उसमें कोई भी चुंबकीय क्षेत्र कोई भी टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई यदि घूर्णी चुंबक जो हमारा घूमने वाला चुंबक उसे अल्फा कोण घुमा जाए, कहने का मतलब है कि जो हमारा घूर्णी चुंबक है उसे अल्फा कोण घुमा दिया जाए तो क्या होगा कि अल्फा कोण घुमा दिया जाए तो उसका चुंबकीय असंरेखित हो जाता है और इस पर एक बलागुण कार्य करने लगता है और जो अपनी पुनः साम अवस्था में जाने का प्रयास करता है। कहने का यही तात्पर्य है कि जब हम घूर्णी चुंबक को अल्फा कोण विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें कहते हैं जो उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो असंरेखित है। दोनों का जो हमारा घूर्णी चुंबक अस्थायी चुंबक है उसके दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो असंरेखित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या कहता है उस पर एक बलागुण कार्य करने लगता है जो अपनी साम अवस्था में जाने का प्रयास करता है। जैसा कि आपको फिगर द्वारा समझाना चाहते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी है तो वीडियो आप लास्ट से देखिए, आपको समझ आ सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों चुंबक हमारा संरेखित होंगे, कहने का तात्पर्य इस फिगर के अनुसार, तो हमारा कोई भी टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं जो हमारा घूर्णी चुंबक होता है उससे हम अल्फा कोण का करते हैं घुमा जाते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह असंरेखित हो जाता है, जिससे कारण इस पर एक बलागुण कार्य करने लगता है। इस पे दो बल क्या करते हैं एफ साइन अल्फा एंड एफ कॉस अल्फा, ठीक है। इसका हम जिक्र आगे वीडियो में करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मोर नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट